नमस्कार। मिशन एडमिशन के स्पेशल प्रोग्राम जनमत द पॉलिटिकल एनालिसिस में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। और हम आज जैसा कि पिछले हफ्ते में 543 सीटों का पूरा विवरण दे रहे थे, तब हमने आपसे वादा किया था कि पूरा एक एक सीट का हमारे पास विवरण है, उसका विश्लेषण है, कौन सी सीट क्यों बीजेपी जीतेगी या हारेगी, इसका हम एक एक क्षेत्र वाइज आपको अगले हफ्ते से विवरण देना चालू करेंगे, व्याख्या देना चालू करेंगे। तो आज हम हाजिर हैं पश्चिम बंगाल की उन सभी लोकसभा सीटों को लेकर के। जैसा कि मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि बंगाल में 2024 में भाजपा जो है लगभग साफ हो रही है, और उसका एक बहुत बड़ा कारण जो है अपने ही कार्यकर्ताओं के आत्मविश्वास को खोना। और आप सबने देखा होगा टेलीविजन में जिस तरह भाजपा कार्यकर्ता टीएमसी 2021 में विधानसभा जीतने के बाद जिस तरह भाजपा के कार्यकर्ताओं को धुआंधार पिटाई हुई है और उनको मारा पीटा गया है, धीरे धीरे उनका कहीं ना कहीं विश्वास, जो एक जोश और उत्साह 2019 के लोकसभा में दिखाई दे रहा था, वो 2021 के बाद पूरी तरह से धराशायी हो गया है। अब वो कार्यकर्ता धीरे धीरे या तो टीएमसी में चले गए हैं या कि सीपीएम में जाना पसंद कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के साथ रहना बिल्कुल नहीं पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक उम्मीद थी कि यदि भाजपा जीतती है और उनके असली कार्यकर्ताओं को यदि कहीं ना कहीं उनको भाव दिया जा रहा है, उनको सही स्थान मिलेगा, उसको सम्मान मिलेगा, तो वो आगे लड़ाई जारी रखेंगे। लेकिन अभी जो हमारे पास जो रिपोर्ट आ रही है ग्राउंड जीरो से, वो लगभग यही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का सफाया हो रहा है और टीएमसी जो पिछले बार जो है जितनी सीट पाई थी उससे अधिक लगभग डबल मार्जिन के साथ लोकसभा 2024 में जीतने जा रही है। जैसा कि सब आपको पता है कि लोकसभा चुनाव 2019 में कुल जो सीटें थी लोकसभा की वो 42 थी बंगाल में, जिसमें से बीजेपी को 18 सीटें मिली थी। और जो 2024 का भी हमारे पास आंकड़े उभर कर आ रहे हैं क्षेत्र से, जो हमारे रिपोर्टर और हमारे जो रिसर्चर गए हैं फील्ड में, वो सीधे सीधे बता रहे हैं कि जो भी 18 सीटों में जहां जहां बीजेपी जीते थी, इस बार टीएमसी वहां बाजी मारते हुए दिखाई दे रही है। और उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण आप यहां देखिए, 2019 के लोकसभा चुनाव में यदि आप देखें तो यदि आप देखें तो जो भी यहां पे मतदाता थे जो टीएमसी के पक्ष में गए थे 2,44,00,000 के आसपास थे, जबकि भाजपा के जो पूरा मतदाता थे, टोटल मतदाता थे 2,30,00,000 के आसपास थे। कांग्रेस में वहीं मात्र 32 लाख लोगों ने कांग्रेस को प्रति अपना समर्थन जताया था, वहीं लेफ्ट के 36 लाख लोगों ने समर्थन जताया था, और अन्य के खाते में जो गया था वोट प्रतिशत वो लगभग 30 लाख के आसपास था। लेकिन 2021 के विधानसभा के बाद यहाँ का सिनारियो थोड़ा आपको चेंज दिखाई देगा। ये जो टीएमसी का वोट परसेंटेज यहाँ बढ़ा है, वो कहीं ना कहीं जो आपके साथ थे वहाँ शिफ्ट होते दिखाई दे रहे हैं। वो कहीं ना कहीं मन अब बनाना चालू हुए हैं, यदि बंगाल में रहना है तो ममता दीदी का हमें साथ देना होगा। तो यहाँ देखिए कि 2019 में जो आपका 2.44 करोड़ का जो मतदाता प्रतिशत था, यहाँ जाकर 2.89 करोड़ हो जा रहा है, मतलब। और यहाँ जो बीजेपी का, ये टीएमसी का 2.89 करोड़ था, यहाँ बीजेपी का 2.29 करोड़ हो जा रहा है। यहाँ एक चीज और गौर करने वाली है कि यहाँ जो 2021 के हुए विधानसभा चुनाव में टीएमसी का जो वोट प्रतिशत बढ़ा है, तो आप सीधे सीधे यहाँ देखिए कि अन्य जो हैं, एक तरह से कहें लेफ्ट और अन्य के जो वोट प्रतिशत थे, जो उनके मतदाता थे, जो कैडर थे, उसमें कोई परिवर्तन आपको नहीं दिखाई देता है। एक तरह से यदि वोट कहीं शिफ्ट हुआ है तो वो कांग्रेस के 14 लाख वोट शिफ्ट हुए हैं। लोकसभा में जिन लोगों ने कांग्रेस को समर्थन दिया था, वो कहीं ना कहीं यहाँ देखिए तो आप टीएमसी को वोट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह यदि 14 लाख यहाँ हो रहे हैं, और ये देखिए तो बीजेपी के बहुत वोटर प्रतिशत में, मतदाताओं में बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग नहीं हुई है। वो 1 या 2 लाख का डिफरेंस आपको यहाँ मार्जिन दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग नहीं हुई है। ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जो नए मतदाता जुड़े हैं, एक तरह से जो कहें कि वोटर लिस्ट में जो हेर फेर हुई है, वो यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि टीएमसी ने इस लोकसभा और विधानसभा के बीच में नई वोटर लिस्ट बनाने की कोशिश की है।
और वो उनके नए मतदाता बने हैं, ये लोग कौन है, इसको आपको आइडेंटिफाई करना होगा। क्योंकि ये जो मार्जिन बन रहा है सीधे सीधे 14 और इसके बीच में, तो वो लगभग 45 लाख के आसपास, 40 और 45 लाख के आसपास साफ दिखाई दे रहा है। इस पर काम करने की जरूरत है। तो आप सीधे सीधे यदि देखें तो हमें जो अंतर दिखाई दे रहा है, जहां बीजेपी 2019 में जीती हुई नजर आ रही है, जो उनका वोट प्रतिशत था वो उत्तर और पश्चिम की तरफ जो क्षेत्र थे वहां बीजेपी का कहीं ना कहीं वोटरों का और बीजेपी का दबदबा दिखाई दे रहा है, जबकि दक्षिण और पूर्व में एक तरह से जो टीएमसी के लोगों का पूरी तरह से दबदबा दिखाई दे रहा है। अब देखना है कि 2024 में आप कैसे काम करते हैं, दक्षिण और पूर्व में आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी। और जैसा कि आपको पता है, वो मैं सीट बता देता हूं कि बीजेपी कहां 2019 के लोकसभा चुनाव में जीती थी। तो आपको सबको पता है कि बीजेपी ने जो 18 सीटें जीती थी उनमें से थी कुछ बिहार, फिर अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, हुगली, झारग्राम जो एसटी सीट थी, फिर मेदिनीपुर, पुरुलिया, बांकुरा, बिष्णुपुर, बर्धमान जो दुर्गापुर की सीट थी, जो अहलूवालिया ने बहुत मेहनत से जीती थी, पूरा जन वन धल एक तरह से लगा दिया था, वो किसी तरह से बर्धमान की सीट निकाल पाई थी। आसनसोल, रायगंज, बेलूर घाट, मालदा उत्तर, राणाघाट एससी और बनगांव एससी, बैरकपुर, ये सीटें जो हैं आप देखिए जो 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जीती थी, 2024 के आने वाले लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं गंवाते हुए नजर आ रही है। और उसका बहुत बड़ा कारण आपको बताया है कि आपको अपने कार्यकर्ताओं की जब तक सही पहचान नहीं होगी आप ये सीटें नहीं जीत सकते। और ये चीजें हैं कि आपको ये पता करना होगा कि आपका असली कार्यकर्ता कौन है और नकली कार्यकर्ता कौन है। क्योंकि ये आप देखिए कि जैसे मैंने पिछले अपनी वीडियो में बताया था, जब पूरा विश्लेषण किया था देश के सभी 543 लोकसभा सीटों का, तब मैंने कहा था कि जो है बीजेपी में टीएमसी के बहुत सारे लोग घुस गए हैं और असली जो कार्यकर्ता थे उनके ऊपर प्रभाव नकली लोगों का हो गया और उनको कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया जा रहा है। तो आपको सबसे पहले ये पहचानना होगा कि आपका असली कार्यकर्ता कौन है, कौन जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। जब तक आप ये नहीं पहचानेंगे तो मुझे लगता है 2024 का जो एक तरह से अभी तक, जैसे मैंने पहले ही प्रिडिक्शन किया था कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें बीजेपी जो है 0 सीट पाती हुई नजर आ रही है। एक बहुत बड़ा घाटा था जो आप जाकर के एक हिंदी स्टेट बेल्ट से लेकर के नॉन हिंदी स्टेट बेल्ट की में जा करके आप चुनाव जीत रहे थे, वो कहीं ना कहीं बंगाल एक बहुत बड़ा स्टेट था, लेकिन यहाँ स्टॉप लगता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सोचने की बात है। लेकिन हम कह रहे हैं कि यदि हमारा हाईएस्ट प्रिडिक्शन है कि 18 सीटें यदि आप बरकरार रखते हैं, यदि आप जीत जाते हैं और उसी तरह से वही जोश खरोश और सही कार्यकर्ता, सही स्ट्रेटजी, सही रणनीति के साथ आप आगे बढ़ते हैं, तो 18 से 18 सीटें आपको ये तो रिटेन करनी होगी। लेकिन यदि आपने और संभावना देख रहे हैं, क्योंकि वोटर का परसेंट हम माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो आप ये जो है 15 सीटें और ले जा सकते हैं 2024 के। तो हाईएस्ट प्रोजेक्शन जो मेरा कह रहा है कि यदि 18 सीटें ये आप बरकरार रखते हैं, 15 सीटें और जहां आपकी संभावनाएं बन सकती हैं, इनको जीत लेते हैं, तो आपकी टोटल जो सीटें हैं 2024 के लोकसभा में 33 सीटें हो जाएंगी। इसको आपको ध्यान में रख करके स्ट्रेटजी बनाते हैं तो मुझे लगता है आप 2024 का जो एक लक्ष्य है, जैसे कि मैंने कहा था 2024 में भाजपा का इरादा 200 से कम या 450 से ज्यादा, तो ये जो 450 का आंकड़ा यदि आप पाना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों में भी काम करना होगा, पुरानी सीटों को बरकरार रखते हुए। और जो संभावित सीटें हैं जो भाजपा जहां आप जीत सकते हैं, वहां देखिए वो कौन कौन सी सीटें हैं। ये है बारासात, ये फिर दूसरा मालदा दक्षिण, कृष्णनगर, दमदम, कलकत्ता दक्षिण, कलकत्ता उत्तर, हावड़ा, सेरामपुर, आरामबाग जो एससी सीट है, तामलुक जो अधिकारी ब्रदर्स की सीट है, ये उनके एक तरह से परिवार की सीट थी, यहां थोड़ा मेहनत किया जाए। ये हम उन सीटों की बता रहा हूं जहां बीजेपी दूसरे नंबर पे आई थी, जहां मार्जिन जो है 1.5 लाख से कम था। यहां आप मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं आप विनर सीट की तरफ, विनिंग सीट की तरफ कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो जैसे हमने तामलुक की बात की, यहाँ अधिकारी ब्रदर्स का यहाँ पहले से दबदबा रहा है, तो यहाँ मेहनत करते हो तो ये सीट निकल जाएगी। इसी तरह काठी, घाटल, बर्धमानपुर जो एससी सीट है,
बेलपुर वीरभूम। और एक चीज़ है और देखने वाली चीज़ है कि जो हाँ भाजपा को फायदा मिला है उसमें कहीं ना कहीं दलित और आदिवासियों का बहुत बड़ा योगदान रहा। वो पूरा दिखाई देता है 2019 के इलेक्शन में कि जो है दलित और आदिवासी टीएमसी की जगह मुझे नहीं कहीं ना कहीं लग रहा है कि प्रेफरेंस जो दे रहा है बीजेपी को दे रहा है, क्योंकि इसमें से जितनी भी रिजर्व सीटें थी वो बीजेपी के अधिकतम खाते में गई थी। तो आप यहाँ भी ये स्ट्रेटजी बनाकर चलते हैं तो मुझे लगता है ये 15 सीटें आपके लिए, आपका जो इरादा है 2024 में भाजपा का इरादा 200 से कम या 450 से ज़्यादा, यदि 450 का इरादा है तो आप ये जो है लक्ष्य पा सकते हैं। नहीं तो आपकी हालत वही होगी कि जो एक तरह से त्रिशंकु सरकार बनती थी, मिलीजुली सरकार बनती थी, गठबंधन की सरकार बनती है, जैसे कि मैंने पिछले अपने एपिसोड में कहा था कि छोटे छोटे शिकारी लोग मिलकर के एक बड़े शेर का कहीं ना कहीं एकदम से शिकार कर लेंगे। ऐसी सिचुएशन अभी हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि मैंने पहले कहा कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी का उभार दिखाई दे रहा है, ममता बनर्जी का जिस तरह से केंद्र में दखल बढ़ रहा है, नीतीश बाबू अलग हो गए हैं, उधर जो है तेलंगाना में आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय तेलंगाना समिति के नाम से के चंद्रशेखर राव ने अलग पार्टी बना ली है। तो ये सब मिलकर के कहीं ना कहीं क्षेत्रीय छत तक आपके जो राष्ट्रीय एक मिशन चल रहा है, एक तरह से बड़े उद्देश्य को लेकर आप चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए रोड़ा बन सकते हैं, अवरोध बन सकते हैं। तो इन सबको देख करके आपको आगे बढ़ना होगा, अपने 2024 के मिशन की स्ट्रेटजी बनानी होगी। अब जो सीट मुझे दिखाई देती है कि आपको जीतना थोड़ा मुश्किल होगा 2024 के सीट चुनाव में, वो सीधे सीधे हम बोल रहे हैं कि हम मुस्लिम मतदाताओं का प्रतिशत जहां 40% से अधिक है, और ये वही क्षेत्र हैं जो बांग्लादेश से लगे हुए हैं। यहाँ बहुत सारे ऐसे घुसपैठिए हैं जो नए वोटर लिस्ट में जुड़े हैं, उनकी संख्या लगभग 80 लाख के आसपास है। यहाँ आपको थोड़ा काम करना होगा। ममता बनर्जी भी वही करती थी, जब यूपीए 1 था तब ममता बनर्जी इन्हीं घुसपैठियों को कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट से हटाने की मांग करती थी, लेकिन आज जीत रही हैं तो उन्हीं घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में नाम डलवा रही हैं। तो आपको कहीं ना कहीं इलेक्शन में जाकर के, चुनाव आयोग में जाकर के ये बताना होगा और आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन आदमी कब आया है और वोटर लिस्ट में नाम लिखाया है। तो यदि आप देखें तो ये जो मार्जिन आ रहा है बांग्लादेश से लगे हुए जो एक तरह से लोकसभा सीटें हैं, उसमें है बसीरहाट, जयनगर एससी, डायमंड हार्बर, मथुरापुर एससी, जंगीपुर, जादवपुर, उलुबेरिया, बहरामपुर, मुर्शिदाबाद। तो ये ऐसी सीटें हैं जहां पर 40% एक तरह से मुस्लिम है, और यहाँ ममता बनर्जी इन सब का तुष्टीकरण करती हुई दिखाई देती हैं। उनको बुला कर स्वागत कर रही हैं, उनको वोटर लिस्ट में नाम दे रही हैं। और आपने पिछले दिनों देखा भी होगा कि बहुत सारे ऐसे लोगों को उन्होंने जॉब भी देने की कोशिश की है। तो एक तरह से ये जो घुसपैठिए हैं जो अभी बाद में आए हैं, इन पर भी आपको कहीं ना कहीं काम करना होगा। कहीं ना कहीं नेशनल में स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर आपको एक कंसेंसस बनाई देना होगा कि कौन व्यक्ति कितने दिनों पहले आया है या बाद में। जो सीए और एनआरसी का एक तरह से जो मुद्दा था, यहाँ आपको काम करना पड़ेगा उस उद्देश्य को लेकर के। नहीं तो ये 9 सीटें मुझे तो नहीं लग रहा है कि 2024 के इलेक्शन में किसी तरह आप अपने खाते में कर पाएंगे। बिल्कुल लग रहा है कि ये जो सीटें हैं 100 और 100% टीएमसी के खाते में जाएंगी। तो ये जो 9 सीटें आप जा रही हैं उन पे खासकर विशेष ध्यान देना होगा, और उसके साथ साथ पूरे बंगाल ही नहीं, ऐसा हम तो कहेंगे पूरे नॉर्थ ईस्ट में इस तरह का जो घुसपैठ हुआ है उसको भी रोकने की जरूरत है, और एक कह रहे थे आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। नहीं तो सिर्फ बंगाल ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट में भी आप 2019 के मुकाबले बहुत सीटें आप गंवाते चले जाएंगे। कहीं ना कहीं आपको सीधे सीधे कहें तो एक तरह से पोलराइजेशन पूरे ना सिर्फ बंगाल ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेटों में दिखाई दे रहा है। इसलिए आगे भी हम बताएंगे कि एक एक सीट में पूरा मार्जिन कितना, कौन से कास्ट फैक्टर, कौन से रिलीजन फैक्टर, कौन से मुद्दे रहेंगे। तो अभी हम कोशिश करेंगे कि एक एक चीज का विश्लेषण करें और ये बताने की कोशिश करेंगे कौन सी सीट बीजेपी जीत रही है या बीजेपी हार रही है, क्योंकि बीजेपी जीतने हार में ही दूसरी पार्टियों का भविष्य निर्भर है। यदि बीजेपी जीतती है तो उनकी विजय होगी, यदि बीजेपी हारती है तो सीधे सीधे ये गठबंधन की सरकार की विजय होगी। निर्णय ये बड़ी पार्टी और छोटी पार्टी के बीच में, क्षेत्रीय पार्टियों के बीच में है। तो हम बार बार कह रहे हैं बहुत सारे शिकारी मिलकर के
यदि एक शिकार को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको उनसे बड़ा शिकारी बनना पड़ेगा। और वो शिकारी तभी हो सकते हैं जब एक अच्छी रणनीति के साथ आप मैदान पे आते हैं और अभी से काम करना है, क्योंकि अंत में यदि काम करते हैं तो मुझे लगता है आपका कार्यकर्ता तब तक छिटक कर दूसरी तरह चला जाएगा, ना उसमें जोश रहेगा, ना जुनून रहेगा, ना उत्साह रहेगा, तो आपके लिए कैसे कार्यकर्ता काम करेगा, ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। मतदाताओं में ये सीधे सीधे संदेश दे रहा है कि चेत जाइए, नहीं तो आने वाला भविष्य जो है बहुत सुनहरा नहीं होने वाला है। आप जहां जीरो में थे पहले 2019 के पहले, फिर वहीं पहुंचने जा रहे हैं। आप किस तरह से फेंसिंग लगा करके इस तरह से जो एक तरह से घुसपैठिए हम कहें उनको आप रोकने की कोशिश करते हैं, वो एक तरह से स्मगलिंग जो हो रही है, जो जानवरों की हो रही है, जो अपने देश से जो इस तरह से जानवर जा रहे हैं और बांग्लादेश में एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, उन पर आप कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। तो एक तरह से देखिए जो टीएमसी का कैडर है, जो टीएमसी को खाद पानी दाना जहां से मिल रहा है, वो बीच में जो बिजनेस है उसको भी थोड़ा सा आपको देखना होगा, उनके अर्थतंत्र को खत्म करना होगा, उस पर विचार करना होगा कि कैसे इस तरह का जो घुसपैठ चल रहा है, स्मगलिंग चल रही है, उस पर काम करना होगा। दूसरी चीज आपको एक और देखनी होगी कि जो पटसन का जो व्यापार होता है, जो आपको सबको पता है कि बंगाल और बांग्लादेश पटसन का एक तरह से हब माना जाता है। वहाँ जो बांग्लादेश में पटसन बिकता है वो बहुत सस्ते दाम में बिकता है और हमारे यहाँ महंगे दाम में बिकता है। तो हमारा पटसन बांग्लादेश में जाता है, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है और फिर हमें डबल रेट में मिल रहा है। तो एक तरह से ये कहीं ना खेल जो चल रहा है, इस खेला होवे जो बंगाल में बहुत प्रसिद्ध हुआ था लोकसभा 2019 में, इस खेल को समझना होगा यदि आपको 2024 की स्ट्रेटजी को बनाना होगा। साथ ही साथ बॉर्डर सिक्योरिटी को आपको पुनः टाइट करना होगा। तो एक तरह से जो इनका सिंडिकेशन है, जो ममता दीदी भी इसी सिंडिकेशन का कभी विरोध करती थी जब यूपीए 1 था, लेकिन आज उसी सिंडिकेशन का सपोर्ट लेकर के ममता दी कहीं ना कहीं अपना वोट बैंक बनाती हुई नजर आ रही हैं और अपने टीएमसी को सिर्फ बंगाल में नहीं, बंगाल से बाहर निकाल करके दूसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनने के लिए अग्रसर दिखाई दे रही हैं। तो इन सबको समझते हुए ही मुझे लगता है 2024 की स्ट्रेटजी बीजेपी को बनानी होगी। तभी मुझे लगता है कि 2024 में जो एक तरह से, जो मैं बार बार कहता हूं, 2024 में बीजेपी का इरादा 200 से कम या 450 से ज़्यादा उनके सपने साकार हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।